नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो द हिंदू तो पब्लिश नहीं हुआ है, छुट्टी है आज द हिंदू की। दिवाली से अगले दिन छुट्टी होती है, लेकिन देखो इंडियन एक्सप्रेस के और एक आर्टिकल ORF का हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। डिस्कशन हम स्टार्ट करें, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला, वुमेन को दिक्कत आती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्सेस करने में, एक ये आर्टिकल है। दूसरा, लिथियम एंड जियोपॉलिटिक्स से संबंधित आर्टिकल है। तीसरा, सीबीआई से संबंधित आर्टिकल है। सीबीआई को लेकर वेस्ट बंगाल की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट आमने सामने हैं। लेकिन डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक डायलेमा वाला क्वेश्चन है आपके लिए। सिनेरियो देता हूं, आप बताइए इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। आपकी देखो एक बर्गर कंपनी है, बर्गर कंपनी की ब्रांचेज हैं अलग अलग शहरों में, जैसे इंदौर में, पुणे में, जयपुर में, अलग अलग मेन जो सिटीज़ है ना, लखनऊ में, पटना में, वहाँ पर आपकी बर्गर कंपनी की ब्रांचेज हैं। होता ये है, एक शहर में फॉर एग्जांपल इंदौर में आपकी बर्गर कंपनी की ब्रांच है ना, वहाँ पे बर्गर खाने की वजह से ना 2 लोगों की डेथ हो जाती है। समझ गए? आपकी बर्गर कंपनी की अलग अलग शहरों में ब्रांचेज हैं, एक शहर में बर्गर खाने की वजह से 2 लोगों की डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत ज़्यादा मीडिया में ये मामला सामने आता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बात ये सामने आती है कि 2 लोगों ने मिलके आपकी कंपनी की ब्रांच में, इंदौर वाली ब्रांच में इंजेक्शंस लगाए, बर्गर में जहर डाल दिया और उसके बाद उन बर्गर्स को खाने की वजह से कंज्यूमर्स की डेथ हो गई, कस्टमर की डेथ हो गई। अभी इतनी बात सामने आई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप बर्गर कंपनी के मालिक हो। 3 ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, आप ऑप्शंस को मॉडिफाई भी कर सकते हो। पहला ऑप्शन, आप चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, आप चुप रहोगे। दूसरा ऑप्शन, जितने भी बर्गर्स हैं ना आपकी कंपनी के अलग अलग शहरों में, आप सबको रिकॉल कर लोगे, अभी फिलहाल के लिए ऑपरेशंस रोक दोगे। तीसरा ऑप्शन, आप प्रोडक्ट रिकॉल नहीं करोगे, सिर्फ जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता 2-3 दिनों के लिए, तब तक आप अपनी ब्रांचेस को कहोगे बंद रहो, मतलब ब्रांचेस ओपन नहीं करोगे सिर्फ 2-3 दिन के लिए, जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। देखो ऑप्शंस सिर्फ ये नहीं है, आप अपनी तरफ से इनोवेटिव ऑप्शन लेके आइए। इस डायलेमा का आंसर देने के लिए आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? आपको हिंट देता हूं, बिल्कुल सही आंसर जो है ना इन 3 ऑप्शन में से नहीं है, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे स्टेक्स इन्वॉल्व है। आप प्रोडक्ट रिकॉल करते हो ना, तो फिर इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा पैसा डूब जाएगा, ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा कस्टमर्स का, यानी आपकी कंपनी डूब गई। आपने अगर प्रोडक्ट रिकॉल कर लिया तो चुप रहे तो भी खतरा है, और ज्यादा पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। पता नहीं कि एक्यूज्ड ने कहां पे इंजेक्शन लगाए हैं और कितने लोगों की डेथ हो सकती है उन बर्गर्स को खाने की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ऐसी सिचुएशन में एज ए हेड ऑफ कंपनी आपका स्टेप क्या होगा? चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जेंडर ब्लाइंड जस्टिस से संबंधित है। मीरा चड्डा, एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर महाराष्ट्र कैडर की, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अक्सर ये वुमेन रिलेटेड इश्यूज पर लिखती रहती हैं रिटायर होने के बाद। आप देखो सिलेबस में जहां एक तरफ GS पेपर 1 में वुमेन रिलेटेड इश्यूज है, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। GS पेपर 2 जो पॉलिटी से संबंधित है, वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। जो मुख्य पॉइंट्स इस आर्टिकल से निकल के आते हैं ना, वो इस प्रकार से हैं। राइटर कहती है, देखो हमारे देश में ना आम नागरिकों को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्सेस करने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई अपराध हो जाता है, अपराध का शिकार जब कोई सिटीजन हो जाता है, पुलिस में जाता है अपनी कंप्लेंट फाइल करवाने के लिए। बहुत बार पुलिस आनाकानी करती है, आप सिर्फ एप्लीकेशन दे दीजिए, FIR मत दर्ज करवाइए, कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी केसेस बहुत ज़्यादा हैं। पुलिस रिलेक्टेंट होती है बहुत बार FIR दर्ज करने में। FIR दर्ज हो भी जाए तो इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती पुलिस के द्वारा ठीक से। इन्वेस्टिगेशन हो भी जाए, कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, सालों साल तक जो केसेस हैं वो चलते रहते हैं। एज ए रिजल्ट 60% से भी कम केसेस में कन्विक्शन होता है। इसके बाद देखो हाल ही में ना एक स्टडी आई
डज विक्टिम जेंडर मैटर फॉर जस्टिस डिलीवरी? क्या जस्टिस डिलीवरी में पीड़ित का जो जेंडर है, पीड़ित मेल है या फीमेल है, वो मैटर करता है या नहीं करता? रिपोर्ट में कहा जाता है कि हाँ करता है, क्योंकि देखो वो केसेस जो महिलाओं के द्वारा फाइल किए जाते हैं, जो फीमेल के द्वारा फाइल किए जाते हैं, उनमें तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो एक मैन पुलिस स्टेशन में जाएगा रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो उसे आधे घंटा लगेगा रिपोर्ट दर्ज करवाने में, लेकिन एक महिला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए दर्ज जाएगी तो उसे 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। समझ गए? तो जाहिर तौर पे क्या है, महिला को बल्कि और ज़्यादा दिक्कत आती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्सेस करने में। अब इसी प्रकार से और पॉइंट्स हैं, जैसे देखो वो केसेस जो महिलाओं के द्वारा फाइल किए गए हैं उनमें पुलिस ज़्यादा समय लेती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो केसेस महिलाओं के द्वारा फाइल किए गए हैं उनमें वो कम केसेस भेजे जाते हैं कोर्ट में ट्रायल के लिए। हर जगह पे फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, यहां पर देखो। और फाइनली जो वुमेन कंप्लेंट्स होती हैं ना, उनमें ज़्यादा डिले होता है, कन्विक्शन काफ़ी कम होता है, बाइज्जत बरी ज़्यादा होते हैं जो अक्यूज्ड हैं वो लोग। अब इसका सॉल्यूशन भी बताती हैं और वैसे रीज़न भी बताती हैं ऐसा क्यों होता है। मीरा चड्ढा ये कहती हैं, देखो वो केसेस जिनमें कंप्लेंट्स वुमेन ने फाइल की हैं, महिलाएं के लिए मुश्किल होता है वकीलों को हायर करना, रेगुलर फॉलोअप लेना कि अभी केस का क्या स्टेटस है। महिलाओं के लिए मुश्किल होता है क्योंकि पैट्रियार्की है, घर का काम भी करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर पे निभानी पड़ती हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना डिफिकल्ट होता है, कोर्ट की हियरिंग में पार्टिसिपेट करना डिफिकल्ट होता है, तो वो फॉलोअप नहीं ले पाती। इस वजह से वो केसेस जिनमें कंप्लेंट महिलाओं ने फाइल की है वो ज़्यादा डिले से चलते हैं, कन्विक्शन कम होता है। क्वेश्चन उठता है करना क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइटर कहती हैं ज़्यादा वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को रिक्रूट करो जो महिलाओं के प्रति, महिलाओं की कंप्लेंट्स के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो, ताकि महिलाओं को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब देखो ये चीज़ हो भी रही है, जैसे वुमेन पुलिस स्टेशन, वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन हमारे देश में अब काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गए हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को ना अपने से एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए ताकि वुमेन केसेस की ना बेटर मॉनिटरिंग हो सके, ताकि महिलाओं को खुद को, जिन्होंने केस फाइल किया है, जिन्होंने कंप्लेंट की है, उनको बार बार खुद से फॉलोअप ना लेना पड़े। सरकार के पास ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसे लोग हैं जो खुद से इन केसेस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस पर संज्ञान ले रहे हैं अगर एक्शन स्लो है तो। अब तीसरा पॉइंट देखिए, आप ये इंश्योर कीजिए ना सिर्फ पुलिस बल्कि कोर्ट्स जो हैं उतनी ही सीरियसनेस दें वुमेन कंप्लेंट्स को, वुमेन रिलेटेड केसेस को, जितना कि मैन की कंप्लेंट्स को दी जाती हैं। ये सरकार सुनिश्चित करे। तो कुल मिला के देखो ये मुख्य पॉइंट्स इस आर्टिकल से निकल के आते हैं कि हमारे देश में जहां एक तरफ आम नागरिकों को दिक्कत आती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्सेस करने में, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए ये जो दिक्कत है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये मुख्य एक्शंस सरकार को लेने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लिथियम एंड जियोपॉलिटिक्स का है। देखो ORF का ये आर्टिकल है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। ORF मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, थिंक टैंक है जो IR से संबंधित इश्यूज पर रिसर्च करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, बिगनर्स के मन में, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? देखो GS के लिए जितना IR इंपॉर्टेंट है ना, वो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस समेत दूसरे न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है। तो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है कि आप ORF पे स्पेशल जाकर वहां से नोट्स बनाओ, बट जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है वो कंसिडर कर सकते हैं ORF से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेना। चलो अब आर्टिकल पे आते हैं, लिथियम एंड जियोपॉलिटिक्स। देखो नामीबिया अफ्रीका का एक देश, देख लीजिए ये है नामीबिया। यहां पर ना चाइना की एक कंपनी जिनफेंग लिथियम की माइनिंग कर रही थी। आरोप यह लगता है चाइना की कंपनी जिनफेंग के ऊपर कि इन्होंने ना इलीगल ढंग से लिथियम का एक्सपोर्ट किया, मतलब बिना परमिशन लिए जरूरत से ज़्यादा लिथियम जो था चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया। नामीबिया की सरकार ने चाइना की इस कंपनी का जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया।
बदले में फिर इस कंपनी ने नामीबिया की एक कोर्ट में केस फाइल किया और केस जीत लिया। लेकिन उसके बाद नामीबिया की सरकार ने क्या किया, किसी भी प्रकार का लिथियम एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बावजूद ये जो कंपनी थी चाइना की जिनफेंग, वो लिथियम एक्सपोर्ट करती रही चाइना में। फिर तो नामीबिया की सरकार को और गुस्सा आ गया, पुलिस फोर्स भेजी स्पेशल और एक्शन लिया, लिथियम के एक्सपोर्ट को रोक दिया। देखो आज के समय में जो लिथियम है ना, एक प्रकार से व्हाइट गोल्ड है। व्हाइट गोल्ड क्यों? लिथियम का इस्तेमाल होता है आज के समय में बैटरीज में, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, सेलफोन हों, लिथियम बैटरीज की हर जगह आवश्यकता है। और आज तो आपको पता है पूरी दुनिया जो है क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रही है। आप इलेक्ट्रिक कार्स देख लीजिए, हर कोई क्लीन एनर्जी को यूज करना चाहता है। विभिन्न देशों के ऊपर प्रेशर है एमिशन को कम करने का, लेकिन लिथियम हर जगह नहीं मिलता। लिथियम अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका के कंट्रीज में, कनाडा में, मतलब कुछ ही जगह पे जो लिथियम है अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 5% लिथियम अफ्रीका में अवेलेबल है, वो भी कुछ ही देशों में, जैसे जिम्बाब्वे, नामीबिया, ये सब देश। अब देखो एक चीज आप इस पे आप ध्यान दीजिए, वैसे लिथियम इन देशों में अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, साउथ अमेरिका के देशों में और अफ्रीका के कुछ देशों में, बट चाइना में उतना अवेलेबल नहीं है। फिर भी ये सारे देश जो है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अफ्रीका के देश, ये चाइना को लिथियम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि चाइना के पास ना लिथियम को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है। रॉ लिथियम को कैसे बैटरी में तब्दील करना है, वो कैपेबिलिटी, वो पावर चाइना के पास में है। इसलिए चाइना दुनिया भर से लिथियम को इंपोर्ट करता है। समझ गए? अब देखो चाइना क्या करता है, लिथियम हर जगह से इंपोर्ट कर लिया और खुद बैटरीज में तब्दील करके फिर उन बैटरीज को दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में सेंड करता है। एक और चीज यहां पर, अब चाइना बहुत चालाक हो गया है। चाइना ना जहां पे विभिन्न देशों में लिथियम अवेलेबल है ना, चाइना की कंपनीज खुद वहां पे लाइसेंस लेने लगी हैं। जैसे चाइना की कंपनी है ये जिनफेंग, इन्होंने नामीबिया में लाइसेंस ले लिया। तो इसी प्रकार से चाइना की अलग अलग कंपनीज दुनिया के अलग अलग इलाकों में लिथियम को एक्सप्लोर करने का लाइसेंस लेने लगी हैं, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लिथियम को निकाला जा सके। इससे देखो वेस्टर्न कंट्रीज चिंतित हैं कि अगर दुनिया भर के लिथियम की सप्लाई चेन्स पे चाइना का कब्जा हो गया तो चाइना इसमें डोमिनेट करेगा और वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखो वैसे अफ्रीका के जो देश है ना, वो खुद से लिथियम को प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे नामीबिया जैसे देश हैं। बट दिक्कत पता है क्या है, लिथियम को प्रोसेस करने के लिए चाहिए आपके पास में टेक्नोलॉजी। चलो मान लिए टेक्नोलॉजी ले भी ली वेस्टर्न कंट्रीज से, उसके बाद आपके पास चाहिए लगातार पावर नहीं कटनी चाहिए। लेकिन अफ्रीका के देशों में दिक्कत आती है। दूसरा, पावर भी मिल गई चलो, फिर देखो लिथियम को प्रोसेस करने के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट। आज के समय में ना चाइना एक ऐसा देश है जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो लिथियम प्रोसेस हुआ है उसे एक्सपोर्ट किया जा सके अच्छे से। अफ्रीका के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, पोर्ट अच्छे नहीं है। तो इसलिए अफ्रीका के वो देश, फॉर एग्जांपल नामीबिया, जो खुद से लिथियम को प्रोसेस करना चाहते हैं, बैटरी बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया में एक्सपोर्ट करके खुद ज्यादा पैसे कमाए जा सके, वो खुद से नहीं कमा सकते, उनकी लिमिटेशंस हैं। जैसे देखो अंग्रेजों ने भारत के साथ क्या किया, रॉ मटेरियल यहां से ले जाते थे, इंग्लैंड में जाके उसे प्रोसेस करते थे और फिर से रेडीमेड प्रोडक्ट्स इंडिया में भेज देते थे। दिक्कत यह थी ना, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने की। आज भी कई क्षेत्रों में इंडिया रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करता है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसे प्रोसेस करने की। यही बात इस आर्टिकल में बोली जाती है। देखो चाइना लिथियम प्रोसेसिंग में और लिथियम की सप्लाई चेन्स पर डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि चाइना के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब है। बाकी देशों के पास फिलहाल नहीं है। और अब तो चाइना लिथियम माइंस को ग्लोबली एक्वायर कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अफ्रीका में। ये वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। 2025 तक चाइना का ना पूरे दुनिया की ग्लोबल माइंस में ना 70% लिथियम की जो माइंस है ना वो चाइना के पास होंगी, और 2022 में ये आंकड़ा सिर्फ 20% था। तो चाइना फ्यूचर को देख रहा है कि लिथियम की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम पे कब्जा किया जाए। तो ये पूरी जियोपॉलिटिक्स है लिथियम की।
ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल सीबीआई से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, वेस्ट बंगाल ने ना आर्टिकल 131 के अंतर्गत सेंटर के अगेंस्ट सूट फाइल किया है, केस फाइल किया है। वेस्ट बंगाल सरकार का यह कहना है, हमने ना सीबीआई के लिए जनरल कंसेंट वापस ले ली थी, तो सीबीआई नए केसेस, नई एफआईआर नहीं रजिस्टर कर सकती थी वेस्ट बंगाल में, लेकिन बावजूद इसके सीबीआई जो है फ्रेश एफआईआर रजिस्टर कर रही है, तो ये गलत है। इसलिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। और इसके जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि देखो सीबीआई एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है जो यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आती है, इसलिए वेस्ट बंगाल सरकार की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। देखो सीबीआई क्या है, बेसिक्स सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। देखो सीबीआई के ऊपर ना अभी काफी प्रेशर है। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी एक समय में काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज सीबीआई की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। 9 इंडियन स्टेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई से अपनी कंसेंट वापस ले ली है। अब सीबीआई उन 9 रिस्पेक्टिव स्टेट्स में अपने आप से प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। तो मतलब ये देखो काफी गौर करने वाली चीज है कि 9 इंडियन स्टेट्स में सीबीआई के अगेंस्ट डिस्ट्रस्ट इतना ज्यादा है। आज के समय में देखो आरोप ये भी लगता है, जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ सीबीआई, ईडीआई, ईडी इनका इस्तेमाल कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट। मतलब ज्यादातर जो केसेस दर्ज हुए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स पर दर्ज हुए हैं। जैसे ये एजेंसीज, इनका सिर्फ काम यही रह गया कि अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट केस दर्ज करना। और बात देखो सिर्फ अभी की गवर्नमेंट नहीं है, पहले यूपीए की सरकार थी, वो भी सीबीआई का दुरुपयोग करती थी बहुत ही ज्यादा। मई 2013 की ये बात है, उस समय ना बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे यूपीए की सरकार के दौरान। और ऑब्जर्व ये किया गया था कि सीबीआई अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो उस समय जस्टिस RM लोधा ने यह कहा था, सीबीआई तो पिंजरे में बंद तोते के समान है जो अपनी सिर्फ मास्टर की वॉइस रिपीट करता है। तो उसी प्रकार से मतलब जो पॉलिटिशियंस कह रहे थे ना उस समय यूपीए की सरकार के दौरान मौजूद, तो उन्हीं मिनिस्टर्स की बात मान रही थी सीबीआई, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कहीं पर कोई क्राइम हो जाता है, जैसे मिस्टीरियस मर्डर हो गया, तो ना लोकल जनता का पहला मांग ये हुआ करती थी कि सीबीआई इस केस की जांच करे। बट अब तो ना सीबीआई के ऊपर से भी लोगों का जो ट्रस्ट है ना, वो घटने लगा है। आपको देखो इतना तो पता है, सीबीआई जो है वो देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। बहुत बार आपने देखा होगा कई सारे स्टेट्स में जब कुछ घटना होती है ना, तो मांग उठने लगती है कि केस जो है वो सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि लोगों को पुलिस पर विश्वास नहीं होता। हालांकि एक तर्क ये भी है, आज के समय में सीबीआई की उतनी रेपुटेशन नहीं है। खास करके जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है ना, वो तो सीबीआई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है सीबीआई? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये जो डिपार्टमेंट है ये देखो डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आता है। प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखो एक खास बात, सीबीआई जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित केसेस लेती है ना, उन केसेस में फिर सीबीआई का सुपरविजन किया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। ये खास बात है। इसके अलावा देखो इंटरपोल जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये विभिन्न देशों की पुलिस के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करवाती है। तो इंडिया की तरफ से देखो इंटरपोल से डील करने के लिए नोडल एजेंसी सीबीआई ही है। और सीबीआई जो केसेस लेती है ना, उसमें कन्विक्शन रेट है 65 से 70% के बीच में। कन्विक्शन रेट काफी ज्यादा है, इसी वजह से सीबीआई की थोड़ी रिस्पेक्ट है बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की अपेक्षाकृत। इसके बाद देखो थोड़ी और बेसिक इंफॉर्मेशन भी है। सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। यह अपनी पावर लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। शुरू में तो इसे इन केसेस के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे करप्शन, सीरियस फ्रॉड, सोशल क्राइम, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग। लेकिन देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीबीआई को ये सब केसेस भी दिए जाने लगे, जैसे असैसिनेशंस, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। अब अगर हम क्लासिफाई करें
सीबीआई के द्वारा कौन कौन से केसेस को टैकल किया जाता है। सबसे पहले है एंटी करप्शन क्राइम्स, करप्शन से संबंधित क्राइम्स। यहां पर देखिए आप, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित जो केसेस होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज या फिर पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, तो उनको टैकल किया जाता है सीबीआई के द्वारा। इसके अलावा इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कॉरपोरेशंस या फिर बॉडीज जिनका मालिकाना हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, तो उन केसेस को टैकल किया जाता है सीबीआई के द्वारा। पुलिस के अगेंस्ट जो केस होते हैं ना वो सीबीआई के द्वारा नहीं टैकल किए जाते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक क्राइम्स, जैसे देखो फेक इंडियन करेंसी नोट्स, बैंक फ्रॉड्स, साइबर क्राइम, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। वैसे इकोनॉमिक क्राइम्स और भी, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल क्राइम्स, जैसे देखो आईपीसी के तहत कोई क्राइम हुआ है, फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ है, कायदे से उसकी जांच की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा, लेकिन बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट ऐसे क्राइम्स को सौंप देती है सीबीआई को। स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता है सीबीआई ज्यादा बेहतर ढंग से इस प्रकार के क्राइम्स की जांच करेगी। सबसे लास्ट में है सू मोटो केसेस। अब मान लीजिए प्री में क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या सीबीआई सू मोटो केस ले सकती है, मतलब कहीं पर हमारे देश में क्राइम हुआ है, अपने आप से संज्ञान लेकर क्या सीबीआई पुलिस केस दर्ज कर सकती है? इसका आंसर देखो ये है, सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में अगर कोई ऑफेंस हुआ है ना उसका सू मोटो संज्ञान लिया जा सकता है सीबीआई के द्वारा। सू मोटो मतलब अपने आप से, कोई शिकायत नहीं आई थी सीबीआई के पास, लेकिन अपने आप से ही सीबीआई ने देखा अखबार में और केस दर्ज कर लिया। जैसे बहुत बार पुलिस ऐसा बोलती है ना कि हमने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो के आधार पर हम केस दर्ज कर रहे हैं, अपने आप से ही उन्होंने वायरल वीडियो देखकर केस दर्ज कर लिया, किसी ने शिकायत नहीं की थी। दो बातें जिस पर प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो सीबीआई को ऑथराइज कर सकती है स्टेट में किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन ये तभी ये पॉसिबल होगा जब कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कंसेंट नहीं देगी ना फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती सीबीआई के द्वारा। लेकिन देखो जुडिशरी की बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहें तो सीबीआई को आदेश दे सकती हैं पूरे देश में कहीं पर भी क्राइम हुआ है उसकी जांच करने के लिए, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आदेश देना तब स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की आवश्यकता है। तो कुल मिला के अब देखो हम चैलेंजेस समराइज कर देते हैं, आर्टिकल लंबा होता जा रहा है। चैलेंजेस क्या क्या है? एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की पहला चैलेंज है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, इन्वेस्टिगेशन लंबी खिंच जाती है, काफी डिले हो जाता है, क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा लूज की है सीबीआई ने पिछले कुछ सालों में, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत सीबीआई आती नहीं है, इनसे कोई जवाब मांगा जाए तो देते नहीं है क्योंकि एग्जाम्पशन है ना, मतलब आरटीआई लागू नहीं होती इन पर। नेक्स्ट है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, डेपुटेशन पे जाते हैं सीबीआई में। हालांकि जो एसएससी का एग्जाम होता है ना सीजीएल का, उसमें सीबीआई के लिए भी रिक्रूटमेंट की जाती है सब इंस्पेक्टर्स की, लेकिन बहुत कम की जाती है। ज्यादातर जो ऑफिसर्स होते हैं सीबीआई में वो डेपुटेशन पर जाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड पावर्स, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए जांच करने के लिए, इस वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अगर देखो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे बड़े लेवल के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की जांच करनी है ना, तो इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। अब बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती नहीं है क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे बड़े लेवल के कई ऑफिसर उनके चहेते होते हैं, तो अपने चहेते ऑफिसर्स को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को अप्रूवल देती ही नहीं है। तो ये चैलेंजेस हैं। अब बात करते हैं सजेशंस की। सबसे पहला सजेशन तो ये है, देखो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो ये सजेशन दिया था कि एक बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर दी जाए, जिसको लेके हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। उस बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आ जाएं, जैसे ईडी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सारी आ जाएं। लेकिन राइटर कहते हैं मैं तो उस आइडिया से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मुझे तो वो आइडिया पसंद नहीं है क्योंकि उसमें ईगो क्लैश हो जाएगा, काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ जाएगी। लेकिन कुछ अलग से सजेशंस हम डिस्कस करें। सबसे पहले तो ना सीबीआई को आप ऑटोनॉमी दो, गवर्नमेंट के कंट्रोल से इसे बाहर कर दो। जब तक देखो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा ट्रांसफर को लेके या फिर पोस्टिंग को लेके, तब तक सीबीआई जो है कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। नेक्स्ट, अभी देखो ये दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से पावर लेती है, लेकिन इसके लिए ना सीबीआई के लिए अलग से एक कानून बना देना चाहिए, जैसे कैग के लिए इलेक्शन कमीशन, इनका ना
प्रोविजन है संविधान में ही, इस वजह से थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर ये काम करते हैं। तो उसी वजह से ना संविधान में प्रोविजन किया जा सकता है या फिर अलग से कानून बनाया जा सकता है, कम से कम आप संविधान को अमेंड ना करो तो। इसके बाद नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने ना अपनी 24th रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत कर दो, सीबीआई की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट दो, थोड़ा इनको पैसा दे दो। इसके बाद नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज कर दो, सेम पॉइंट है। ज़्यादा पावर्स दे दो, नेक्स्ट पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने डिसएडवांटेज में यानी चैलेंज में डिस्कस किया था कि सीबीआई के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। सबसे लास्ट में सेकंड एआरसी को भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। आंसर्स में देखो, ये जो कमीशन है ना, जैसे पूंछी कमीशन है, सरकारिया कमीशन है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट है, खास करके जीएस पेपर 2 में इन सबको कोट करोगे ना तो काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो इनकी पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। और भी जैसे एक कमेटी गठित की गई थी, नेशनल कमेटी टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, 2001 के आसपास उसकी रिपोर्ट आई थी ना, उसको भी आप कोट कर सकते हो। तो सेकंड एआरसी में सजेस्ट किया गया कि एक नया कानून बनाना चाहिए सीबीआई की वर्किंग को गवर्न करने के लिए। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो, एक तो सीबीआई की फंक्शनिंग से संबंधित है और फिर उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित है, किस प्रकार से महिलाओं को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्सेस करने में बल्कि और भी ज़्यादा दिक्कत आती है। प्री का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सिंपल क्वेश्चन है, आप बता भी दोगे। सीबीआई जो है कौन से डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है? कौन सी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सीबीआई आती है? नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नंबर 2 कैबिनेट सेक्रेटरीट, नंबर 3 पीएमओ, नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। बताइए। आप लोग यार आंसर तो देते नहीं, मतलब मैं आंसर ना दूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने आंसर नहीं दिया, लेकिन आप खुद से भी नहीं देते हो। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसे लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।